नमस्कार बच्चों, मैं हमारे चैनल जीएन सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जो विज्ञान विषय की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसका अध्याय नंबर 2 लेकर आया हूं। पहले वीडियो में आपने हमारा अध्याय नंबर 1 देखा था विज्ञान विषय का, और आप लोगों के ये डाउट्स हैं कि वो चैप्टर आ नहीं रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है तो आप उतना ध्यान ना दें उस पर, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें उस चैप्टर से आ जाएं, क्योंकि ऐसा कुछ अभी 100% कंफर्म नहीं है। तो आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर में पहला जो प्रश्न मैंने लिया हुआ है, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न का देखिएगा उत्तर जो मैंने लिखा हुआ है, समांगी मिश्रण। 2 खंड मैंने बनाए हुए हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण के लिए। तो पहला है समांगी मिश्रण, और इसका आंसर है इसके संघटकों की बनावट समान होती है ना। जैसे कि नाम से समझ आ रहा है आपको, समांगी मिश्रण यानी कि समअंगी, जिसके सारे अंग समान हो। तो यहाँ पर आंसर भी वही होगा हमारा कि इसके जो संघटक हैं वो सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद विषमांगी मिश्रण में आप देखेंगे कि इसके संघटकों की बनावट भौतिक दृष्टि से अलग होती है। विषम अंगी, अलग अलग, है ना। तो भौतिक दृष्टि से अलग अलग बनावट हो, ऐसे मिश्रणों को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसके बाद आप समांगी मिश्रण में दूसरा अंतर देखेंगे कि इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक सीमाएं नहीं होती। मतलब जो इसके अंग होंगे, जो इसके अवयव होंगे समांगी मिश्रण के, इन्हें हम पृथक नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। पृथक करने से मतलब है कि हम उनमें अंतर नहीं कर सकते, है ना। जबकि विषमांगी मिश्रण में इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक सीमाएं होती हैं, मतलब हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो उदाहरण में आप देखेंगे जो तीसरा अंतर है, शक्कर व चीनी का विलयन, और विषमांगी मिश्रण में सोडियम क्लोराइड व लोहे की छीलन तथा जल व तेल। इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग जो अवयव हैं वो हमें स्पष्ट रूप से नज़र आएंगे, और उन्हें हम अलग अलग भी कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, संतृप्त व असंतृप्त विलयन क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए समझते हैं इसको। संतृप्त विलयन, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा हमें। संतृप्त मतलब क्या? संतृप्त मतलब कि तृप्त हो, जो चीज़ तृप्त हो चुकी हो, है ना। जैसे कि अब कहना चाहिए कि अगर ग्लास भर चुका है तो हम उसमें और अधिक पानी नहीं भर सकते, है ना। तो यहाँ पर भी वही है कि कोई विलयन है, यदि उसमें हम विलेय पदार्थ घोल रहे हैं, है ना, तो एक मात्रा तक घुलने के बाद अगर उसमें विलेय पदार्थ ना घुले, जैसे कि मैंने उदाहरण लिया है कि सामान्य कमरे के ताप पर पानी व शक्कर का विलयन एक मात्रा के बाद घुलना बंद हो जाता है। मतलब अगर हम शरबत बना रहे हैं और उसमें शक्कर घुलना स्टार्ट करते हैं, और घोलते 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 कुछ देर के बाद जो शक्कर है वह उसमें घुलना बंद हो जाती है, तो वह अवस्था जब शक्कर उसमें घुलना बंद हो जाएगी उसे ही हम कहेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे असंतृप्त विलयन, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम है तो इसे असंतृप्त कहा जाता है। मतलब वही बात है, हम एक विलयन तैयार कर रहे हैं, विलयन को घोलना स्टार्ट करते हैं, तो असंतृप्त विलयन आप देखें, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब कि विलयन हम बना रहे हैं, उसमें कोई विलेय पदार्थ घोल रहे हैं, है ना, और वह उसमें घुलता जा रहा है, तो यह जो अवस्था है इसको हम कहते हैं असंतृप्त अवस्था। मतलब विलेय पदार्थ अगर घुलता जा रहा है तो यह असंतृप्त विलयन होगा। लेकिन अगर घुलते 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 एक अवस्था के बाद घुलना बंद हो जाए तो वह संतृप्त विलयन कहलाएगा, है ना। लेकिन अभी अगर विलेय पदार्थ विलयन में घुलता जा रहा है तो यह असंतृप्त विलयन होगा। तो इसका उदाहरण आप देखेंगे, सामान्य ताप पर शरबत बनाने के लिए नमक व शक्कर को घोलना। मतलब अगर हम घोल रहे हैं
और नमक घुल रहा है पानी में, तो वह असंतृप्त अवस्था होगी। फिर अगला प्रश्न आप देखेंगे, कोलाइड व निलंबन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोलाइड व निलंबन। तो कोलाइड में आप देखेंगे कि यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिन्हें सरलता से नहीं देखा जा सकता। मतलब कि देखिए, कोलाइड जो है एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण आपको पहले बता चुका हूँ मैं। और इस मिश्रण में जो कणों का, कौन से कणों का, विलेय के कणों का जो आकार होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिन्हें हम देख नहीं सकते। ठीक है ना, इतना सूक्ष्म होता है वह कि हम उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि आप पेंट जो होता है जिसको हम दीवारों पर पोतते हैं, उसमें आप देखेंगे तो वह एक कोलाइड है, और उसमें जो विलेय पदार्थ के जो कण मिले होते हैं उन्हें हम पृथक नहीं कर सकते। तो वो जो पेंट है वह एक प्रकार का कोलाइड है। ठीक है। फिर दूसरा आप देखेंगे, यह प्रकाश का फैलाव करने में सक्षम है। मतलब कि अगर हम प्रकाश की किरणों को किसी कोलाइडी विलयन पर डालते हैं तो वह जो है वो फैलने लगती हैं, बिखरने लगती हैं। तीसरा, इसके कणों को छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम चाहें कि कोलाइड में से विलेय के कणों को अलग कर सकें तो यह संभव नहीं है, छानने की विधि द्वारा तो संभव नहीं है। फिर निलंबन, यह भी एक विषमांगी मिश्रण है जो विलायक में घुलनशील है तथा आकार बड़ा होने के कारण सरलता से देखा जा सकता है। मतलब जो विषमांगी मिश्रण होता है, इसके जो कण होते हैं, जो अवयव होते हैं, यह अलग अलग होते हैं, है ना। और जो विलायक में अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं हैं ये, तो इन्हें हम अलग अलग पृथक कर सकते हैं। इनकी सीमाओं के बीच में, इनकी जो अवयव हैं इनके बीच में स्पष्ट पृथक सीमाएं होती हैं। इस वजह से हम इन्हें अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ये भी प्रकाश का फैलाव करने में सक्षम है और इसके कणों को छानने की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे कि रेत व पानी का मिश्रण है, तो हम रेत को पानी से बड़ी आसानी से छानकर अलग कर सकते हैं। फिर चौथा आप देखेंगे, चौथा प्रश्न, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि ये पुस्तक में आपको प्रश्न नहीं मिलेगा, केवल एक टेबल मिलेगी जिस पर ये उत्तर लिखे हुए हैं। तो चौथा प्रश्न, चौथा और अंतिम प्रश्न मैं कहूँगा इस चैप्टर का, मिश्रण तथा यौगिकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप देखते हैं। यह उत्तर हमें पुस्तक के पेज नंबर 29 पर मिल जाएगा, जिसमें कि मिश्रण में देखें आप, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मतलब अगर हम तत्वों या यौगिकों को एक साथ मिलाते हैं तो वहाँ पर मिश्रण बनता है ना। और अगर हम अलग अलग तत्वों को मिलाते हैं या अलग अलग यौगिकों को मिलाते हैं तो वह किसी नए यौगिक का निर्माण करेगा। मतलब कि एक ही तत्व को दूसरे तत्व के साथ मिलाने पर, चाहे उसका अनुपात भले ही क्यों ना अलग हो, ऐसा ही यौगिक के साथ है, तो हमेशा जो है एक नए यौगिक का निर्माण होगा। इस तरीके का ये मिश्रण, जो हमें मिश्रण देखने को मिलता है, यह मिश्रण ही कहलाता है। फिर दूसरा इसी में देखेंगे आप, मिश्रण का संघटन परिवर्तनीय होता है। मतलब कि अगर मैंने धातु A का 10% और धातु B का 90% लिया है तो जो मिश्रण बन रहा है, तो वहीं अगर मैं इसमें मिश्रण A का प्रतिशत बढ़ाकर मिश्रण B का प्रतिशत घटा दूं तो यहाँ पर जो है इसका संगठन परिवर्तनीय हो जाएगा। फिर तीसरा आप देखेंगे, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मतलब मिश्रण में हमने जो जो चीज़ें ली हैं मिश्रण को तैयार करने के लिए, वे सारी ही हमें उस मिश्रण में जो है अपने गुणों को प्रदर्शित करती हुई दिखती हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमने मिश्रण बनाया लोहे और तांबे का, तो उस मिश्रण में आपको लोहे के भी अलग गुण दिखेंगे, तांबे के भी अलग गुण देखने को मिलेंगे। फिर घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। मतलब जो घटक हैं मिश्रण के, उन्हें हम बड़ी आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। छानने की विधि हो, चाहे और दूसरी कोई विधियां हों जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़ी हुई हैं, उनके द्वारा हम बड़ी आसानी से मिश्रण
में मिले हुए घटकों को पृथक कर सकते हैं। अब देखिए यौगिक में तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक केवल तत्वों के मिलने से ही बनता है, जबकि मिश्रण में आपने देखा था कि तत्वों के मिलने से भी मिश्रण बन सकता है, यौगिकों के मिलने से भी मिश्रण बन सकता है। फिर दूसरा, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी यौगिक अगर बना है तो उसका जो संगठन होगा वह स्थायी होगा। ठीक है, जैसे कि जल है तो जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है ना। तो हमेशा आपने देखा होगा कि जल का जो सूत्र है वो H2O ही होता है, H3O नहीं हो सकता या H2O2 नहीं हो सकता। तो यह एक यौगिक है जिसका जो संगठन होगा वो हमेशा स्थायी होगा। फिर तीसरा, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। अब अगर जैसे मैंने आपको जल का उदाहरण लिया कि अगर मैंने जल में एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया, यानी H2O में एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया तो H3O बन गया, तो उसका जो गुणधर्म होगा, उसके जो गुणधर्म होंगे वो बिल्कुल ही अलग होंगे H2O से। ठीक, तो जो नया पदार्थ हम बनाएंगे थोड़ा भी हेर फेर करके उसके जो गुण होंगे वो पूरी तरह से भिन्न होंगे। फिर चौथा, आप देखेंगे कि घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। मतलब जो यौगिक होते हैं उनको भौतिक विधियों द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते। उनको पृथक करने के लिए, यौगिक के घटकों को पृथक करने के लिए हमें किसी रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया को ही अपनाना होगा, तभी हम उसके घटकों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर 3 और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।